अभी बमुश्किल उसके औसान बहाल हुए थे जब उसने अपने बदन में बिजलियां तड़पती महसूस की। उसने आखिरी मंजर यही देखा कि दोनों बदमाश गाड़ी की तरफ मुतवज्जा थे जो रेलवे फाटक से बमुश्किल 50 गज के फासले पर थी। ज़ैनब ने जख्म खोरदार शेरनी की तरह हवा में जकंद भरी और इसकी ढीली ढाली गिरफ्त से आज़ाद होकर जीप से बाहर गिर पड़ी। इससे पहले कि दोनों को कुछ समझ आए उसने रेलवे लाइन की तरफ दौड़ लगा दी। दोनों उसे गालियां देते जीप से बाहर आए थे, लेकिन अब खासी देर हो चुकी थी। ज़ैनब और रेल का इंजन एक ही वक्त में रेलवे लाइन के दरमियान पहुंचे थे। बरक रफ्तार आग उगलते इंजन ने हया और ईमान की इस देवी के जिस्म को हवा में उछाला और परे फेंक दिया। फरिश्ता अजल ने उसकी लाज यूं रखी कि ज़मीन पर इसका बदन गिरने से पहले ही उसकी रूह कब्ज़ कर ली और दूसरे ही लम्हे वो खुदा के हुजूर पहुंच गई, जहां हूरे उसके इस्तकबाल को दीदा और दिल फरशिरा किए खड़ी थी। सूरत हाल ने इतनी तेजी से पलटा खाया था कि उनमें से किसी को कुछ सोचने का मौका ही न मिल सका। ज़ैनब के इस इंतहाई दलेराना इकदाम ने उन्हें बौखला कर रख दिया था। वो लर्ज कर रह गए। इतनी बहादुर और बाकिरदार लड़की उन्होंने जिंदगी में इससे पहले नहीं देखी थी। रेलवे फाटक के दोनों तरफ मौजूद लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके मुर्दा जिस्म के गिर्द दायरा बांध कर खड़े हो गए थे। शेदी के आदमियों ने ये मोहलत गनीमत जानी और वो जीप को मुख्तलिफ गाड़ियों से टकराते हवा में फायरिंग करते हुए दोबारा शहर की तरफ वापस लौट गए। इस मरतबा हनीफ खान बिल्कुल गैर इरादी तौर पर नज़र मोहम्मद से मिलने आया था। मकान के सामने किता ज़मीन पर जब उसने शामियाने और दरियां बिछी देखी तो एक लम्हे के लिए उसे अपने दिल की धड़कन बेकाबू होती महसूस हुई। खुदा न करे कहीं मामा नज़र मोहम्मद। इसने घबराहट ही में यहाँ राय कायम की और वहाँ से हट गया। कुछ बुजुर्ग से लोग इस पर बैठे शायद कुरान खानी कर रहे थे। हनीफ खान को दूर से उनमें से एक आशना चेहरा नजर आ गया तो इसने खुदा का शुक्र अदा किया। ये नंबरदार अहमद दीन का लड़का फैरोज था। वो एक कोने में बज़ाहिर अजनबियों की तरह इस इंतजार में बैठ गया कि अब किसी तरह फैरोज को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सके। इस मकान को उसने नज़रअंदाज नहीं किया था कि यहाँ पुलिस के मुखबर भी ज़रूर मौजूद होंगे। ऐन मुमकिन था कि पुलिस ने इस इलाके ही को घेरे में ले रखा हो, क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद ज़रूर थी कि हनीफ खान यहाँ आएगा। करीबन 15-20 मिनट के जानलेवा इंतजार के बाद इसने फैरोज को जूती पहनकर अपनी तरफ आते देखा। शायद वो किसी काम से इसी मोहल्ले के बाजार की तरफ जा रहा था। वो एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। थोड़े फासले तक फैरोज का ताकुब करने के बाद जब उसे यकीन हो गया कि कोई ख़तरे वाली बात नहीं है तो उसने पुश्त से उसे मुखातिब करके अपनी तरफ मुतवज्जा किया। हनीफ खान को अपने सामने पाकर फैरोज एक लम्हे के लिए तो ठटक कर ही रह गया था। बेख्तियार इसने अपनी बाहें खोली और फैरोज को अपनी बाहों में समेट लिया। दोनों एक दूसरे को गर्मजोशी से बगलगीर हुए थे। अभी तक दोनों खामोश थे। हनीफ खान ने कोई सवाल नहीं किया था, ना ही फैरोज ने उससे कुछ दरियाफ्त किया था। ये जगह मुनासिब नहीं, मेरे साथ आओ, कहीं और चलते हैं, हनीफ खान ने उसे कहा और फैरोज ने इस बात में गर्दन हिला दी। फैरोज को अपने साथ वो यहाँ से कुछ दूर एक बाग में ले आया था। ये एक तफरीही पार्क था जिसमें इस वक्त कोई खासी रश नहीं था। दोनों सर झुकाए एक कोने में जा बैठे। फैरोज ने हनीफ खान को बगैर लिपटी लगी रखे सारी दास्तान सुना दी। जब वो इसे लोगों की जुबानी सुनी ज़ैनब की कहानी सुना रहा था तो बेख्तियार हनीफ खान की आंखें भर आईं। हनीफ खान, मैं शुरू ही से इस बात का मुखालिफ था कि तुम अपनी गांव की ज़मीन फ़रोख्त करो। अरे हम अभी इतने कमज़ोर नहीं हुए कि अपने एक बुजुर्ग के घराने की हिफाजत न कर सकें। उस गांव का कौन सा ऐसा घर है जिस पर तुम्हारे बाप के एहसानात नहीं हैं? किसकी हिम्मत थी जो इस तरह वहाँ घुसकर नज़र मोहम्मद पर हमला आवर होता? तुमने अपने कुंबे को यहाँ भेड़ों के सामने लाकर फेंक दिया है। अरे ये लोग तो अपनी जान की हिफाजत नहीं कर सके, किसी की क्या करेंगे? हनीफ खान, मेरा बाप और मेरा सारा ख़ानदान तुम्हारे साथ जीने मरने के लिए तैयार हैं। अभी तक ज़मीन का बाकायदा इंतकाल नहीं हुआ। अगर रकम वापस लौटाने के लिए तुम्हें मोहलत दरकार है तो मैं वो भी ले दूंगा, लेकिन खुदा के लिए अपने घर वालों को इस जहन्नम में न रखो। उन्हें अपने घर में वापस भेज दो। ये मेरी ही नहीं, सारी बिरादरी की ख्वाहिश है। तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारा नहीं, सारे शमशीर नगर का बेटा है। हम सब इसकी हिफाजत के लिए कट मरेंगे। मुझे लगता है ये हुकूमत अगले 7-8 महीने के बाद टूट जाएगी और नए इलेक्शन होंगे। इस मरतबा जब फजल शाह सरकारी ओहदेदार न रहा तो हम इससे भी निमट लेंगे। तुम इस वक्त पेश हो जाना, हम भी अपनी जान लड़ा देंगे, तुम्हें फांसी नहीं चढ़ने देंगे। फैरोज ने उसे समझाया और इसकी बात हनीफ खान के जहन में बैठ गई। वाकई इसने जो फैसला अपने ख़ानदान को सरदारों और फजल शाह से बचाने के लिए किया था वो उनके हक में नुकसानदेह साबित हुआ था।
इसके गांव के लोग मरते मर जाते, लेकिन इस तरह बेबसी से ज़ैनब के अगवा का तमाशा न देखती। यूं भी ऐसी एक कोशिश करके उसके दुश्मनों ने पहले ही इसके गांव के मकीनों को आजमा लिया था और अंदाजा कर लिया था कि आजमाइश आने पर ये लोग कमज़ोर पड़ने वाले नहीं थे। फेरोज़ यार, तुम वाकई किसी कर्मों वाली के जने हो। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे एहसानात नहीं उतार सकूंगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वाकई मैंने इन लोगों को शहर में लाकर गलती की है। अब उन्हें वापस ही जाना चाहिए। मैं मोहलत नहीं मांग रहा, 3 लाख रुपया तुम्हें 1 हफ्ते में पहुंचा दूंगा, लेकिन मामे नज़र मोहम्मद की वापसी ऐसे नहीं होनी चाहिए। मुझे कसम है मेरे पैदा करने वाले की, जब तक उमर दीन को ये भाजी वापस न मोड़ूं, मुझ पर जिंदगी हराम है। उसने ये कहते हुए उठकर खड़े होना चाहा, लेकिन फेरोज़ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे ज़बरदस्ती दोबारा बैठ जाने पर मजबूर कर दिया। तुम फिर वही गलती करने जा रहे हो हनीफ खान। तुम हो नत्थू खान के बेटे, लेकिन तुम्हारा वास्ता बड़े मक्कार गुंडों से आन पड़ा है। इन लोगों के साथ इन्हीं के हथियार से जंग लड़ी जाती है तो ही बेहतर है। अब कोई कदम जज्बात में आकर ना उठाना। तुम अकेले हो। मैं तुम्हारी बहादुरी पर शक नहीं कर रहा, लेकिन दुश्मन की फौज के सामने अकेले खड़े हो जाने को मैं बहादुरी नहीं समझता। जिस आग में तुम जल रहे हो, इसमें मोरा वाली का नुकड़ा भी जल रहा है, जिसका माल उमर दीन ने पकड़वा कर उसे तफ्तीश भी कटवाई थी और इसकी बीवी को बेइज्जत करने की कोशिश भी की थी। अब नुकड़े को जरा होश आया है। मैं आज ही उससे राब्ता करता हूँ, तुम्हारी और इसकी मुलाकात करवाता हूँ। वो भी जवान आदमी है, तुम्हारी बहुत कदर करेगा, मेरे ताल्लुक वाला है। और फिर दुश्मन का दुश्मन हमेशा अपना दोस्त होता है। एक तो एक ही होता है हनीफ खान, जब 2 मिल जाएं तो 11 बनते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ होऊंगा, लेकिन मुंह ढांप कर। ज़ैनब हमारी भी बेटी थी, हमारी बिरादरी की इज्जत थी। हमारा भी कुछ फर्ज बनता है या नहीं? तुम अकेले क्या सारे जान से लड़ोगे? उसके पास फेरोज़ खान की हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कोई चारा बाकी नहीं बचा था। वाकई वो अकेला सारी दुनिया से नहीं टकरा सकता था, इसे भी जोड़ तोड़ से काम लेना था। नंबरदार अहमद दीन ना सिर्फ इस काम में महारत रखता था, बल्कि उसका दिलो जान से हमदर्द भी था। फेरोज़ ने इससे दरख्वास्त की थी कि वो इस वक्त नज़र मोहम्मद से मिले बगैर ही वापस लौट जाए, क्योंकि उसे भी इस बात का शक है कि यहाँ पुलिस ने उसकी मुमकिन आमद के पेश नज़र नाके लगा रखे हैं। उसको तो नज़र मोहम्मद के घर ताज़ियत के लिए आने वाले एक तो आदमी भी मशकूक दिखाई दिए थे। फेरोज़ ने इसके साथ अगले रोज़ रात को मुलाकात का वादा किया था। इस मुलाकात के लिए उसने यहाँ से 20 मील दूर अपने ख़ास आदमी का एड्रेस देते हुए कहा था कि वो यहाँ बड़े एतमाद और इत्मीनान से आ सकता है। हनीफ खान बड़े बोझल कदमों से वापस लौटा था। उसने अपने घर पहुंचकर सबसे पहले अपनी जमा पूंजी संभाली थी। वो एक लम्हे के लिए भी नंबरदार अहमद दीन का ज़ेरे बार रहना नहीं चाहता था। दूसरे रोज़ वादे के मुताबिक वो शाम ढलने तक फेरोज़ के बताए ठिकाने पर पहुंच गया, जहाँ मोरा वाली का नुकड़ा और फेरोज़ इसके बेचैनी से मुंतज़िर थे। नुकड़े ने उसका इस्तकबाल बड़ी गर्मजोशी से किया था। मोरा वाली का नुकड़ा कभी उमर दीन का साथी था, लेकिन अपनी फितरत के आन मुताबिक वक़्त आने पर उमर दीन ने उसे भी डस लिया और मकामी पोस्ट वालों के साथ मिलकर उसका माल पकड़वा कर आधा खुद हजम कर लिया और आधा माल पकड़ने वालों की भेंट चढ़ा दिया। उमर दीन ने इस पर इक्तफा नहीं किया था, बल्कि यारमारी करते हुए उसे तफ्तीश भी कटवा दी थी। वो तो शायद जेल जाने के बाद नुकड़े का घर बार भी बिकवा देता, लेकिन इस मरहले पर शमशीर नगर के नंबरदार अहमद दीन के लड़के फेरोज़ ने उसका साथ दिया और न सिर्फ उसकी बीवी बच्चों को उमर दीन के अताब से महफूज रखा, बल्कि तमाम खतरात मोल लेकर उसे जेल से जमानत पर भी रिहा करवा दिया। नुकड़े को बहुत ज़बरदस्त कारोबारी धचका लगा था। उसके पास कुछ बाकी नहीं बचा था, सिर्फ एक साख ही रह गई थी। पल्ले 2 कोड़ियाँ ना होने के सबब ये साख भी किसी काम नहीं आ सकती थी। सरहद पार के स्मगलरों का उसके सर खासा कर्ज चढ़ गया था। इन हालात में फेरोज़ फिर उसके आड़े आया। उसने नुकड़े के लिए 1.5-2 लाख का बंदोबस्त किया और उसके सरहद पार चोरी छुपे अपने इलाके से 2-3 कामयाब चक्कर लगवाए तो नुकड़ा कहीं इस काबिल हुआ था कि अपनी दुनिया में सर उठा कर चल सके। इस दरमियान इसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश बार बार सर उठाती और इसे तड़पा कर रखती थी। वो अपने हाथों उमर दीन की तिक्का बोटी करना चाहता था, जिसने इसकी गैर मौजूदगी में इसकी बीवी को सारे गांव के सामने गालियां दी थी और धमकियां देकर गया था। उमर दीन का घर इससे कुछ ज्यादा दूर नहीं था। वो यहाँ से तीसरे गांव में रहता था। नुकड़ा जब चाहता अपना हिसाब बराबर कर देता, लेकिन उसे इल्म था कि गुज़श्ता 1.5-2 साल से वो फजल शाह की नाक का बाल बना हुआ था और इन हालात में उसी से टकराना फजल शाह के अताब को दावत देने के मुतरादिफ था। जख्म खुर्दा सांप की तरह वो अपनी बेबसी पर तिल मिलाकर रह जाता, लेकिन उमर दीन का कुछ न बिगाड़ पाता।
आज जब फैरोज ने उसे बताया कि नत्थू खान का मफरूर बेटा हनीफ खान भी उमर दीन के खून का प्यासा हो रहा है, तो इसे अपनी दिली मुराद लहराती नजर आई। ऐसे जवान मर्द का साथ मुयस्सर आने का मतलब था कि कुदरत को उसकी बेबसी पर रहम आ गया है, वरना उसे तो अब अपनी मर्दानगी भी मशकूक दिखाई देने लगी थी। दोनों उमर दीन के डसे हुए थे। दोनों की गैरत पर उमर दीन ने फजल शाह के कंधों पर चढ़कर ज़रब लगाई थी। चूंकि हनीफ खान को फजल शाह के नज़दीक रहने का मौका मिला था, इसलिए वो कभी उसके रोब दाब से मुतासिर नहीं हुआ था। वो जानता था फजल शाह की सारी बदमाशी मुकामी थाने और मफरूर बदमाशों के बलबूते पर कायम है। जिस रोज़ पुलिस और बदमाशों को यकीन हो गया कि कोई उससे भी टकरा सकता है, उस रोज़ वह अपना हाथ खींच लेंगे और उस दिन फजल शाह की हैसियत जहरीले सांप से केचुए की बनकर रह जाएगी, क्योंकि उसके जहर के दांत निकल चुके होंगे। जहां तक सरदारों का ताल्लुक था, उन्हें हनीफ खान ने बड़ा ज़बरदस्त धचका लगाया था। सरदार मुरीद सरदार रशीद का इकलौता भाई था, जिसकी मौत के बाद सरदार रशीद के लिए खुलकर सामने आना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अब अपने कुंबे का वही सरबराह था और बाकी लोग इस काबिल नहीं थे कि अपना दायरा इख्तियार उसकी तरह गाँव की हदों से बाहर भी फैलाते। सरदार मुरीद को कत्ल करके हनीफ खान ने उसे यह एहसास दिला दिया था कि वो फजल शाह की मामनत के बावजूद उसके लिए कुछ हैसियत नहीं रखता हो। दूसरी तरफ सरदार रशीद ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि उससे बड़ा गिद्ध पलवाल में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। उसने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती रियासत शाह से हाथ मिलाकर की थी। अपने भाई की जान से तो हाथ धोने ही पड़े, जबकि उसका देरीना और मुखलिस साथी आलमदाद भी फजल शाह की मकाराना सियासत की भीड़ चढ़ चुका था। नत्थू खान के बेटे से दुश्मनी अलग मोल ली। अब हालात में अगर आलमदाद उसके साथ होता तो भी उसे बड़ा सहारा मिल सकता था, लेकिन अब तो वो बिल्कुल तही दस्त था। यूनियन कौंसिल की सीट उसके भाई की मौत से उनके हाथ से निकल चुकी थी, जिस पर दोबारा उनका कब्जा होना बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि फजल शाह ने उसके साथ सरदार मुरीद को चेयरमैन बनाने का वादा किया था। उसने सरदारों के सारे खानदान की कफालत का बेड़ा नहीं उठाया था। जिस फजल शाह के झांसे में आकर उसने आलमदाद जैसे अपने देरीना और मुखलिस साथी को अपना जानी दुश्मन बना लिया था, उस पर सरदार रशीद को अब इतना एतमाद भी नहीं रहा था कि वह शहर में अपनी नकलो हरकत ही उसके इल्म में लाता। ऐसे कमीने और रियाकार शख्स से क्या उम्मीद थी कि वो कहीं उसका ही सफाया न करवा देता। सरदार रशीद के पास इस सोच के शवाहिद मौजूद थे कि ज़रूर फजल शाह ने हनीफ खान से भी अंदर खाने कोई मामला तय कर लिया होगा। उससे भी किसी भी हरामकारी की तवक्का की जा सकती थी। उसने आज मुद्दत के बाद अपनी बिरादरी के लोगों को इकट्ठा किया था, जिन्होंने उसे यही मशवरा दिया कि वो फौरन फजल शाह के चुंगल से निकले और आलमदाद के साथ होने वाली ज्यादती का अजाला करे। बिरादरी वालों ने सरदार मुरीद की तरफ से फजल शाह के झांसी में आकर हनीफ खान की बीवी को अगवा करने की कोशिश और इसके नतीजे में होने वाली नत्थू खान की बीवी के कत्ल का जिम्मेदार भी सरदार मुरीद को ठहराते हुए उसके इस फेल की खुलकर मजम्मत की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा घटिया इकदाम करके सरदारों ने पलवाल की इज्जत को दागदार करने के सिवा कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। सरदार रशीद के रजामंद होने पर बिरादरी के बुजुर्गों का एक वफद आलमदाद से मुलाकात करने जेल जा रहा था, ताकि दोनों की सुलह करवा के और इसे सूरत हाल की संगीनी का एहसास दिलाकर दोबारा दोनों को एक जगह इकट्ठा किया जा सके। ये सारी कोशिशें फजल शाह को लाइलम रखकर की जा रही थी, क्योंकि उन्हें भी अब फजल शाह की तरह ताकत की बजाय सियासत से मुकाबला करना था। टामा वाली के मकीन शाम ढले अपने घरों के आंगनों में बिछी चारपाइयों पर आराम कर रहे थे। खेतों से थक कर लौटने वालों के लिए इनकी सवानियां खानों के ख्वान सजा रही थी और बुजुर्ग अपने हुक्के ताज़ा कर रहे थे, जब गांव की फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। नंबरदार उमर दीन की हवेली से शोर बरामद हो रहा था। 4 घुड़सवारों ने उमर दीन और इसके भाई नियाज को बंदूक की नोक पर उनके महफूज घर से निकाला और अब उनको अपने घोड़ों के पीछे बांध कर घसीटते हुए गांव के कोने में मौजूद चारा काटने वाले टोके पर ले आए थे। फायरिंग की आवाजें इस गांव के मकीनों के लिए कोई अचंभे की बात नहीं थी, लेकिन यहाँ फायरिंग रात के अंधेरे में अक्सर स्मगलरों और रेंजर्स के दरमियान हुआ करती थी। गांव में अगर कभी गोली चलती तो उमरदीन नंबरदार के घर वालों की तरफ से ही किसी पर चलाई जाती थी। उमरदीन ने गुज़श्ता 1.5 साल से जिस तेजी से उरूज हासिल किया था और जिस तरह सरकार दरबार में उसने अपनी साख बनाई थी, उसके बाद से तो गांव के अक्सर लोग उससे कन्नी कतरा कर गुजरा करते थे। आज जब उन्होंने अपने कच्चे मकानों की मुंडेरों और छतों से शाम के मुलगजे अंधेरों में कुछ घुड़सवारों को उनकी दुर्गत बनाते देखा तो इसे मकाफाते अमल जान कर ही सहम कर रह गए।
टामा वाली के लोगों, मुझे पहचानो, मैं शमशीर नगर के नत्थू खान का बेटा हनीफ खान हूँ। अचानक एक कहर बरसाती आवाज ने गांव वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। उमर दीन और इसके भाई नियाज ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला था। उन्होंने नत्थू खान की एक बेटी को अगवा करके बेआबरू करना चाहा। वो तो मर गई, लेकिन उन मूजियों को हमारे हवाले कर गई। उन्होंने समझ लिया होगा कि नत्थू खान मर गया है और इसका बेटा पुलिस और फजल शाह से छुपता फिर रहा है। अब मैदान खाली है, लेकिन मैं इस इलाके के एक एक बच्चे को आज ये पैगाम दे जाऊंगा कि मरने के बाद भी नत्थू खान की रूह इस इलाके पर अभी सदियों तक हुकूमत करती रहेगी। टामा वाली के बासियों, अपने खानदान की इज्जत पर हाथ डालने वालों को मैं इबरत का ऐसा नमूना बनाकर जाऊंगा कि फिर किसी को शमशीर नगर की तरफ मैली आंख से देखने की हिम्मत भी नहीं होगी। उसकी बात के खात्मे पर दूसरे घुड़सवारों में से एक ने ललकार कर कहा, मुझे भी पहचान लो, मैं नुकड़ा हूँ, नुकड़ा जिसकी बीवी को उस एहसान फरामोश जलील इंसान ने बेइज्जत किया। इसने मेरे एहसानों का बदला मेरी इज्जत पर हमले से दिया। अब ये अपने अंजाम को पहुंचेगा। इसके साथ ही उन्होंने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। टामा वाली के खौफजदा मकीनों की आंखों के सामने अब रोमन अखाड़ा सजा हुआ था। पहले हनीफ खान ने अपने घोड़े के सामने घसीटते नियाज को झटका देकर अपने कदमों में गिराया और इसके मुंह पर जोरदार ठोकर मारकर थूक दिया। उसने गांव के लोगों से ललकार कर कहा कि उसने अपने जिन नापाक हाथों से मेरी बहन की इज्जत से खेलना चाहा था, वो अब कभी इसके बदन का हिस्सा नहीं रहेंगे। अपने साथियों की मदद से उसने नियाज का एक बाजू चारा काटने वाले टोके में दिया और बेरहमी से उसका बाजू चारे की तरह काट कर फेंक दिया। उसके दूसरे बाजू के साथ भी हनीफ खान ने यही सलूक किया और माही बेआब की तरह तड़पते नियाज को वहीं फेंक कर उसके दोनों कटे हुए बाजू उठाकर अपने घोड़े की जेन से लटकते थैले में डाल दिए। इसके बाद उमर दीन नंबरदार की बारी थी, जिस पर मौत के खौफ ने दहशत तारी कर दी थी और यूं दिखाई दे रहा था जैसे इसकी रूह फरिश्ता अजल ने पहले ही से कब्ज कर ली हो। नुकड़े और हनीफे ने मिलकर इसकी दोनों आंखें फोड़कर उसे अंधा कर दिया था। उन्होंने दोनों भाइयों को निशाने इबरत बना दिया था। उनमें से एक अंधा और दूसरा दोनों हाथों से मोहताज हो चुका था। दोनों को नीम मुर्दा हालत में छोड़कर वो हवाई फायरिंग करते फरार हो गए थे। जब तक पुलिस या फजल शाह के आदमी वहां पहुंचते, हमलावर अपना काम मुकम्मल करके जा चुके थे। पुलिस की आमद से सिर्फ ये हुआ कि दोनों मरने से बच गए। उन्हें अस्पताल टाइम से पहुंचा दिया गया। फजल शाह के टेलीफोनों पर चीखने चिल्लाने से दूसरे दिन सुबह होने पर शहर से आई पुलिस की रिजर्व फोर्स ने सारे इलाके को घेरे में लेकर अपनी दानिश में बड़े जंगी पैमाने पर मुलजिमों की गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू कर दी थी। हनीफ खान का तो उन्हें कोई सुराग न मिल सका। अलबत्ता शमशीर नगर के कब्रिस्तान में नत्थू खान के पहलू में बनी नजर मोहम्मद की बेटी की कब्र पर, जिसकी मिट्टी पर अभी पूरी तरह नहीं खुश्क हुई थी, पुलिस को नंबरदार उमर दीन के भाई नियाज के दोनों कटे हुए बाजू मिल गए थे। ये वो हाथ थे जो ज़ैनब की इज्जत की तरफ बढ़े थे और जिन्हें हनीफ खान ने तन से अलग करके उसके कदमों में लाकर डाल दिया था। वाह शेर दिया बचिया, SHO चौधरी हाकिम अली के मुंह से बेख्तियार निकला। अपने सरकारी फराइज के बावजूद यहाँ पहुँचने वाले पुलिस के जवान दिल ही दिल में हनीफ खान को जाने कितनी मर्तबा नजर अकीदत गुजार चुके थे, जिसने फजल शाह जैसे मुजी की दुश्मनी मोल लेते हुए और मफरूर होने के बावजूद अपनी बेइज्जती का कर्ज 3 रोज बाद ही चुका दिया था। यहाँ मौजूद अक्सर पुलिस वाले उसके लिए अपने दिल में बेपनाह एहतराम महसूस कर रहे थे। कभी वो लोग नत्थू खान के मुतल्लिक भी ऐसे ही जज्बात रखते थे। नुकरे को पुलिस ने शहर के एक थाने से बरामद किया था। पुलिस के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक वो यहाँ गुज़श्ता 24 घंटे से ज़ेरे हिरासत था। उस पर शहर के एक सिनेमा के बाहर दंगा फसाद करने का इल्ज़ाम था। पहले दिन पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी डाली थी और अगले रोज़ उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करके उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की तैयारियां कर रहे थे। ये शमशीर नगर के नंबरदार अहमद दीन का कारनामा था। बाकी दोनों हमलावरों की कोई शनाख्त न कर सका। जब मुकामी SHO चौधरी हाकिम अली, जिसने हाल ही में थाने का चार्ज संभाला था, टामा वाली पहुंचा तो ये देखकर उसकी हैरत गुम हो गई कि वहां का कोई भी मकीन हमलावरों की शनाख्त करने के लिए तैयार नहीं था। हाकिम अली और फजल शाह के आदमियों के लाख सर पीटने और धमकियां देने के बावजूद किसी ने भी अपना बयान लिखवाने से इनकार कर दिया था। मजबूरन हाकिम अली को गुमनाम हमलावरों के खिलाफ पर्चा दर्ज करना पड़ा। इसने पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में हनीफ खान का हाथ होने का शक जाहिर ज़रूर किया था, लेकिन कोई वाकई शहादत उसे मुयस्सर नहीं आ सकी थी। तो दोस्तों, अगले केस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें
ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।